मगर जब मेरा एहतजाज आगे बढ़ा, वजीर आजम साहब तक पहुंचा, वजीर आला साहब तक पहुंचा, तो उन्होंने हुक्म दिया कि ये 30 करोड़ रुपए के फंड फौरन बहाल कर दिए जाएं गुलाम बाग। तेरी आस मेरी आस, कदम ये धरती धड़ धड़ धड़केगी। और अभी मैं मशकूर हूं, मैं वजीर आला का मशकूर हूं, मैं वजीर आजम का मशकूर हूं कि उन्होंने हमारे टेंडर बहाल किए, हमारे फंड्स बहाल किए, मगर बगैर सड़कों के फंड के, बगैर गैस के फंड के, बगैर सीवरेज के फंड से हमारा पेट नहीं भरता, हमारे भूखे नहीं आराम से सो सकते। हम बिल्कुल चलेंगे साथ। और मुझे फिर ये इतला दी गई रात को भी, आज रात को भी 12:30 बजे वजीर आला साहब के सेक्रेटरी साहब तशरीफ लाए, मेरे घर आए। उन्होंने कहा जी सुबह का जलसा है। मैंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा जी कि कैंडिडेट की हिमायत, मैंने कहा जी करेंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि मेरी बसरू रोड के पैसे, सड़कों के पैसे, गैस के पैसे और सीवरेज के पैसे वजीर आला मुझे कह दे, डायरेक्टिव दे दे, तो बिल्कुल भरपूर मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस हफ्ते में हमारा ये मसला हल होगा, क्योंकि मुझे इसका पैगाम पहुंच चुका है इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। मगर मैं आपसे, आप मेरे वर्किंग कमेटी के लोग हैं, वो लोग हैं, घर के लोग बैठे हुए, घर के लोग बैठे हुए हो, मुझे ये बताओ कि मेरा मुतालबा दुरुस्त है कि गलत है? ऐसे नहीं, अगर मेरा मुतालबा दुरुस्त है तो खड़े होके कहो कि दुरुस्त मुतालबा है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अब और मुझे यकीन है कि आपकी ताकत से, अवाम की ताकत से हर मसला खुदा के फजल से हल होता है इंशाअल्लाह। और मुझे अफसोस उस वक्त हुआ परवेज बाजवा साहब कि जब ये मैंने मुतालबा किया तो यहाँ के छोटे छोटे हिजड़े पिजड़े ओहदेदार जो मामे बने हुए हैं यहाँ तहसील के, उन्होंने बड़े शादियां ने बजाय ओ गुलाम बस गया, पैसे लब गए, कमिश्ना खावांगे, अपने ठेकेदारों को दावांगे तो रज जाएंगे। मैंने कहा पहले भी 30 साल तो उन्होंने मुस्लिम लीग में बैठ के बहुत खाया, बहुत, मगर नीयत ना रजे तो बंदा नहीं रजदा। नहीं वास्ते घर बदनीतियां दे। मगर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, सबका शुक्रगुजार हूं कि आप तशरीफ लाए। अब बात दूसरी तरफ मैं कर रहा हूं। बात यह है कि मुझे इमरान खान साहब की खारिजा पॉलिसी मुझे बहुत अच्छी लगी। तीन बातें हैं शबीर साहब, तीन बातें हैं जिसकी बिना पर मैं इमरान खान के साथ हूं, और वो रहेंगी तो हम रहेंगे। एक बात कि उन्होंने कहा कि हम
करप्शन खत्म करेंगे। मैंने खान साहब से भी कहा कि मैंने 1993 में यहां पर एंटी करप्शन की वजारत बनाई थी, ये मेरा ख्वाब है, ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब से नहीं होती। दूसरी बात उन्होंने कही कि एक पाकिस्तान बनाऊंगा। मैंने कहा ये बात तो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने भी की थी, ये भी हमें कबूल है कि एक पाकिस्तान बने, अच्छी बात है। तीसरी बात जो अब हुई है पाकिस्तान की तारीख में, बहुत अरसे बाद अमेरिकी साम्राज्य को धक्के दे के इस खित्ते से निकाला जा रहा है। बहुत अरसे बाद जुल्फकार अली भुट्टो उसको निकालते निकालते खुद शहीद हो गया। क्या जो जमहूरियत के मामले हैं वो भी उस वक्त उस लड़ाई में अमेरिका के साथी थे। मुझे खुशी हुई है कि इमरान खान ने कहा कि सियालत की जंग गलत जंग थी। मुझे खुशी हुई है कि इमरान खान ने कहा कि जनाब मुशर्रफ की जंग गलत जंग थी। मैंने कहा शुक्र है खुदा का, ये वो बात जो गुलाम अब्बास 30 साल पहले कर रहा था और उसे गद्दार कहते थे, सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, किलों में बंद करते थे, कोड़े लगाते थे, जेलों में भेजते थे। आज मेरे मुल्क का वजीर आजम भी वो बात कर रहा है, आज आर्मी चीफ भी वो बात कर रहा है। लाखों सियासी कारकुन जेलों और किलों में गए, फांसियों पे पहुंचे, वो बात आज इमरान खान कर रहा है, वो बात आज पाकिस्तान के फौज के सरबराह कमर जावेद बाजवा भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी करवट है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है, ये बड़ी तब्दीली है। किस खित्ते से अमेरिका जा रहा है? और जब अमेरिका को अड्डे दे रहा था जनरल मुशर्रफ, तो मैंने जलसा किया, मैंने कहा गलत कर रहे हो कि धरती माता अमेरिका के हवाले कर रहे हो और मुसलमान मुल्क पे कब्जा हो रहा है। तो गुलाम अब्बास को जेल में बंद कर दिया गया, नजर बंद कर दिया गया कि तुम बकवास कर रहे हो। आज देखो कौन बकवास कर रहा था और कौन ठीक कह रहा था। आज ये बात सामने आई है और मैं ये समझता हूं कि वो सियासी लीडर, वो सियासी कारकुन जो 25 साल 30 साल आगे देखने की ताकत नहीं रखता, उसे सियासत नहीं करनी चाहिए। ये जहलों बखंडों गुंडों का खेल नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों का, दानश्वरों का खेल है कि मुल्क आगे जाए, मुल्क आगे जाए, मुल्क आगे जाए। आज
बड़ी अच्छी बात है। खान साहब ने कहा, रोज तारीफ करते हैं कि चाइना की पॉलिसी बहुत अच्छी जा रही है। मैं भी कहता हूं बहुत अच्छी जा रही है, मगर खान साहब, चाइना की पॉलिसी अच्छी, उसकी माशी पॉलिसियां हैं। वहां पर प्राइवेट सरमायादारों की सनतें नहीं है, रियासत की अपनी फैक्ट्रियां हैं जो रोजगार दे रही हैं। और हमारे यहां प्राइवेट सरमायादार इस धरती को लूट रहे हैं। पूरा चले ना, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। आए उस पॉलिसी की तरफ, रियासत की हमें उस मुताले में जाना चाहिए कि चाइना की रियासत ने रियासती अदारों को, जैसे हमारे यहां पीआई है, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, यहां पर स्टील मिलें हैं, कराची स्टील मिल है, बैंक है, ये कौमी मलकियत थे पहले, हमने ये सारे सरमायादारों को दिए। उससे सरमायादार तकड़ा हुआ गरीब मर गया। चाइना इसलिए आगे चला गया कि उसने ये अदारे मजबूत किए, रियासत के अदारे मजबूत किए। रियासत के अदारे मजबूत होने से वो 78 करोड़ लोग चाइना के अंदर गुर्बत की लकीर से बाहर निकाल लिए उसने अपनी माशी पॉलिसी से। अगर हम आज उसकी बात करते हैं तो उसकी माशी पॉलिसी की तरफ भी हमें जाना होगा। मैं हर जलसे में ये बात कहता हूं और मैं आज फिर कह रहा हूं। हाँ, सब कहते हैं हम एक पाकिस्तान बनाएंगे। मैं कहता हूं आमीन, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक कह रहे हो खान। एक पाकिस्तान बनाओ, हम तुम्हारे लिए कट मरेंगे। मगर एक पाकिस्तान, जनाब अली आप ओहदेदार हैं पार्टी के, ये बताएं कि 50 लाख एकड़ का मालिक बलोच सरदार, 40 लाख एकड़ का मालिक सरदार बलोच, 20 लाख एकड़ के मालिक, 10 लाख एकड़ के मालिक जदोई, 5 लाख एकड़ का मालिक जुल्फकार खोसा, और ये लाखों एकड़ के मालिक वो जागीरदार जो अंग्रेज की अता करदा जागीरों के मालिक हैं। अगर वो भी कायम रहे और उनके नीचे कीड़ों की तरह जो इंसान रह रहे हैं, तो खान साहब एक पाकिस्तान नहीं बनेगा। एक पाकिस्तान बनाने के लिए यहां पर सरदारी और जागीरदारी निजाम को तोड़ोगे तो गरीब को रोटी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, वरना एक पाकिस्तान नहीं बनेगा। हम आपके साथ हैं, बने एक पाकिस्तान, बिल्कुल साथ है, बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आईन भी यही कहता है। यहां का सरमायादारी निजाम आज जो भूख है, जो नंग है, जो अफलास है, जो गुर्बत है, मुझे ये बताओ, ये मुल्क 70 साल से बना है, 70 साल से हर हुक्मरान पाकिस्तान के आइन की बात करता है, कहता पाकिस्तान के आइन पे हल्फ उठाते हैं कि आइन के बाहर कुछ नहीं होगा। हम भी कहते हैं पाकिस्तान के आइन पे चलो, आइन पे चलोगे जिसमें कुरान का हल्फ देते हो कि ये आइन, ये आइन, ये आइन। वजीर आजम भी आइन की बात करता है, वजीर आला भी, एमएनए भी, एमपीए भी, आर्मी चीफ भी। जब उस आइन की बात करते हो तो उस आइन की 1 से लेकर 40 सिक्के पहली, या पढ़े लिखे बच्चे आइन लेकर
कहती हैं कि गरीब को उसका हक दो। अभी मैं तुम्हें पाकिस्तान के आईन से ये पढ़ के सुना रहा हूं कि पाकिस्तान के आईन में तीसरी शिक जो है उसमें लिखा है कि ममलकत इस्तेसाल यानी कि जबर की, लूटमार की तमाम इकसाम का खात्मा करेगी। पाकिस्तान की आईन में लिखा है। और इस बुनियादी उसूल की तदरीजी तकमील को यकीनी बनाएगी कि हर किसी से उसकी अहलियत के मुताबिक काम लिया जाए और उसके काम के मुताबिक उसको मुआवजा दिया जाए। ये पाकिस्तान के आईन में लिखा है। ये मैं आईन से निकाल के लाया हूं। और फिर पाकिस्तान के आईन में लिखा है शिक 36 में डी शिक में कि उन तमाम शहरियों के लिए जो कमजोरी, बीमारी, बेरोजगारी के बायस मुस्तकिल या आर्जी तौर पर अपनी रोजी न कमा सकते हो, बलिहाज़े जिन्स, जात, नस्ल, बुनियादी जरूरियात जिंदगी मसलन खुराक, लिबास, रहाइश, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पूरी करे। ये पाकिस्तान का आईन है। ये पाकिस्तान का आईन है। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से, हुक्मरान तबकों से, पार्लियामान में बैठे हुए हिजड़ों, मस्टंडों, गुंडों, बदमाशों से, जहालत की पंडों से, जिन्हें स्वयं एक दूसरे को गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं आता, जो टीवी पे भी बैठते हैं तो गालियां, बाहर निकलते हैं तो गालियां। पाकिस्तान के आईन को इतना ना पढ़ो कि हमारा इस्तेकाक कि हमें हमारी तनख्वाह डबल कर दो, हमारा इस्तेकाक कि हमें रेलवे और पीआईए के किराए मुफ्त दे दो, हमारा इस्तेकाक कि हमें पेट्रोल मुफ्त दे दो, हमारा इस्तेकाक कि हमें बीमारी का इलाज अमेरिका में भी मुफ्त करा दो। ये सारी बातें तो तुम जानते हो। मेंबरान असेंबली अपनी जाती फायदे के आगे अवाम के लिए जो आईन में लिखा है उस पर भी बात करो। जिनने तुम्हें भेजा है, ये क्या कहता नवाज शरीफ? कहता है वोट की इज्जत नहीं। मैं कहता हूं वोटर की इज्जत, वोटर की इज्जत, वोटर की इज्जत करो। वोट तो एक कागज का पुर्जा है, उसको क्या करना है तुमने? जो तुम कहते हो वोट की इज्जत, इसलिए कि वोट से तुम हुक्मरान बनते हो, तुम्हारे लूटमार के निजाम चलते हैं, तो तुम वोट की इज्जत कर लो। मगर जब वोटर की इज्जत की बात आएगी तो फिर पाकिस्तान के आईन के मुताबिक आएगी कि बेरोजगार को रोटी, कपड़ा, मकान देना पाकिस्तान की रियासत की जिम्मेदारी है। ये आईन में लिखा है। इसके ऊपर असेंबली में क्यों लड़ाई नहीं होती, क्यों बात नहीं होती, इसका बिल क्यों नहीं पेश किया जाता? क्योंकि जब रोटी, कपड़ा और मकान देंगे, जब गरीब को रोजगार देंगे, तो फिर वो रोजगार सरमायादार का पेट फाड़ के निकलेगा, जागीरदार की जागीर छीन के निकलेगा। और वहां तो सारे उनके टाउट एजेंट और दलाल बैठे हुए, कैसे कहे वो? अब समझ आई तुम्हें कि गुलाम अब्बास के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे क्यों बंद है? समझ आई है? ये बुनियादी सवाल है जो उनको तंग करता है। ये बुनियादी बात है जो उन्हें बहुत परेशान रखती है कि ये पार्लियामान में आएगा तो ये आईन पर अमल की बात करेगा। ये आईन जो इस मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। ये आईन जिसके ऊपर हर एमएनए हलफ लेता है, हर एमपी हलफ लेता है। मैं तो आईन से बाहर नहीं जाना चाहता, मैं तो आईन के अंदर की बात करता हूं। मगर आईन के अंदर भी नहीं वो बर्दाश्त करते। आईन उतना पढ़ते हैं जितना उनके फायदे में हो, लगा मांडा उनके पेट में जाए तो आईन पसंद है, वरना आईन पसंद नहीं है। इसलिए
मेरा कहना यह है कि जो 74 साल से मुल्क बने, ये क्या निजाम है? ये स्कूल गरीब का बच्चा बीकन हाउस में बच्चे को भेज सकता है, वो सिटी स्कूल में भेज सकता है, वो लाहौर ग्रामर में भेज सकता है, वो पंजाब स्कूल में भेज सकता है। और जब इस मुल्क के 90% लोगों के लिए तुमने तालीम का निजाम और रख दिया है, तो वो निजाम लाओ जो मजदूर का बच्चा भी पढ़ ले। वो जिम्मेदारी है रियासत की, वो उसको पूरा करे। कहते जी वो पढ़ गया बच्चा, पढ़ ही जाएगा। जब मेरे बच्चे को टाट वाला स्कूल भी नहीं मिलेगा तो वो कैसे पढ़ेगा, वो कैसे CSS करेगा? और अगर वो कर जाए, अभी देखें 4 दिन पहले नवाज शरीफ के कपलू का बयान आया था उनका, वो एक गोंगलू उसने रखा हुआ है वहां पे कि जी आइंदा वजीर आला होगा। और मुझे ये बताओ कि मेरे बच्चे 4 MA करके 2 MA करके, ये यहाँ रजवान खड़ा 2 MA किए हुए नौकरी ढूंढ रहे PN की। यहाँ मेरे गरीब को दर्जा 4 की चपरासी की नौकरी मैसर नहीं है, और हुक्मरान तबके पैदा करते हैं बच्चे को हमारे सर पे इक़्तिदार पे बिठा देते हैं। अब ये नहीं चलेगा, हम नहीं चलने देंगे। अभी कोरोना का बहुत चर्चा है, बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। हुकूमत बिल्कुल ठीक कहती है, एहतियात करनी चाहिए। तो सारे बंदे अपनी सीटा में बैठ जाते। मैं खुद कोरोना का मरीज रहा हूं 3 महीने। मुझे डॉक्टर ने कहा पब्लिक में नहीं जाना, मगर जो जुल्म हुआ है तहसील के साथ, मैंने कहा ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा एहतजाजी जलसा करूंगा, कहूंगा कि ये मेरा मसला हल करो। मैं आया हूं, मगर बात सुनो कि पूरी दुनिया में हर 1 मिनट में, शबीर सियाल साहब, हर 1 मिनट में पूरी दुनिया में कोरोना से 7 आदमी मरते हैं, हर 1 मिनट में। और भूख से कितने मरते हैं? हर 1 मिनट में 11 लोग भूखे मरते हैं, भूखे। तो फिर कोरोना से बड़ी बीमारी तो भूख है, गुर्बत है। गुर्बत में, भूख में 11 लोग मरते हैं हर 1 मिनट में दुनिया में, कोरोना से 7 मरते हैं। और मैं कहता हूं खुदा का शुक्र है कि कोरोना अमीरों को भी हो जाता है। अगर कोरोना सिर्फ गरीबों की बीमारी होती, जैसे टीबी गरीबों की बीमारी है, यरकान हेपेटाइटिस गरीबों की बीमारी है, जो कि खरीद के पानी नहीं पी सकते, तो कोरोना के ऊपर भी कोई डंके ना चलते, कोई ना रोता, कोई ना पीटता, क्योंकि गरीब मरने थे। गरीब के मरने से हुक्मरानों को कोई दुख नहीं होता, जितने मर्जी मरे। ये कीड़े मकोड़े समझते हैं हम लोगों को। इसलिए आज जनाबे वाला ये सारी बातें, ये सारे डाक प्रोग्राम, ये डंग टपाऊ प्रोग्राम हुकूमतें, ये कितनी देर चलेंगी? अमेरिका में बुशाया, उसके मुकाबले में जर्मी कोमल, उसने जब मुआशी प्रोग्राम दिया तो उन्होंने उसको नहीं, उन्होंने हेनरी को ले आए, वही प्रोग्राम बर्बाद हो गया। लंदन में भी, मगर ये मुआशी निजाम दुनिया में नहीं चलेगा या बदलेगा।
क्योंकि भूखे नंगे अफलास है, गुर्बत है। मैं रियासत से ये पूछता हूं, पाकिस्तान की रियासत को, कि हम तुम्हें टैक्स देते हैं, तो क्या वजह है? ये पाकिस्तान के आइन में लिखा है, आइन में लिखा है। मैं नहीं कह रहा, आइन कह रहे, आइन कह रहा है ये कि पाकिस्तान की रियासत की जिम्मेदारी है कि वो घर दे, वो इलाज दे, वो तालीम दे, वो रोजगार दे। ये आइन कह रहा है। नहीं मानते तो आइन को फाड़ के फेंको, जैसे ज़ियाउल-हक ने कहा था, फेंक दूंगा। अगर मानते हो तो फिर पाकिस्तान के आइन पे आओ। वो कहता है कि रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, रोजगार दो। आइन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो फिर पाकिस्तान के आइन पे आओ। तो पाकिस्तान के आइन पे आते हो, आना पड़ेगा, क्योंकि हम टैक्स, 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 50 रुपए टैक्स चलता है करीबन, क्योंकि सरमायादार भी देता है और गरीब भी देता है। जब हम टैक्स देते हैं तो फिर क्यों हमें यह कहा जाए कि जनाब तालीम लेनी है तो सरमायादार से खरीदो, सरमायादार के स्कूल में जाओ, जो कि मेरे मुल्क के 80% गरीब तो उस स्कूल का मुंह भी नहीं देख सकते। कहते उधर जाओ। अगर मेरी मां बीमार है तो मुझे कहते हैं वो दरीस अस्पताल, वो चोरों डाकुओं के अस्पतालों में जाओ, तुम्हारी छलनी उतारे वो। तो रियासत किस लिए? आइन कहते हैं कि रियासत दे, मैं नहीं कह रहा। अगर हमने मकान बनाने तो हम लैंड माफिया के पास जाएं, जो कि 50 लाख का एकड़ लेके 2 करोड़ का कनाल बेचें। तो रियासत क्या करती है, हुकूमत क्या करती है? किस लिए? क्यों हुकूमत करते हो? क्यों टैक्स लेते हो? क्यों महंगाई करते हो? महंगाई हम बर्दाश्त करते हैं। हम जब ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं तो फिर रियासत को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना होगा, उसके बगैर नहीं चल सकता, और ये आइन की तरफ जाना होगा। और मैं आज तुमसे ये बात कह रहा हूं कि गुलाम अब्बास मर सकता है अपनी बात से पीछे, ना कभी जिंदगी में हटाया, ना हटूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा साथी हूं। खुदा के काबे से। और अब आपसे बात कर रहा हूं, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला जब वज़ीर आला वज़ीर आज़म साहब से बात होगी तो यकीनी तौर पर आपके मुतालबे तस्लीम होंगे, और आपकी कुव्वत मेरी ताकत का बायस है, आपकी मोहब्बत मेरी ताकत का बायस है। आपने मुझे मैंडेट दे दिया है, यकीनन कभी गद्दारी नहीं करूंगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। सब दोस्त बैठ जाओ, 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा, इंशाल्लाह मुस्बत होगा, इंशाल्लाह मुझे यकीन है। और मैं आपसे ये बात ही कह रहा हूं कि ये डूबता हुआ मुल्क, इसको गरीब चलाएंगे तो चलेगा, नौजवान चलाएंगे तो चलेगा। जनाब मेरी धरती के 65% नौजवान अपने हाथों में डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं है। तो हमें ऐसी माशी पॉलिसी बनानी होगी कि गरीब के बच्चे को रोजगार मिले। तो आप आज मैं तुमसे एक बात पूछने वाला हूं कि हाथ उठाकर खड़े होकर इस बात का इकरार करो कि अपने मुतालबात की आखिरत तक लड़ोगे। खड़े होके लड़ोगे। आवाज नहीं आ रही, पीरा नु बुलाना बाद पूरी आवाज आनी चाहिए। लड़ोगे, मरोगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सब दोस्तों से